नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण 9वी हिंदीचा 5वा पाठ जुलिया हा पाहणार आहोत। छात्रों, जुलिया ये जो पाठ है ये पाठ एक एकांकी है। मराठीमध्ये आपण ज्याला एकांकिका म्हणतो त्यालाच हिंदीमध्ये एकांकी असं म्हटलं जातं। या पाठामध्ये जे लेखक आहेत अंतोन चेखव हे एक रूसी साहित्यकार आहेत। कारण तुम्ही पाठातले जर पात्र पाहिलात त्यांची जर नावं ऐकली की जुलिया, कोल्या, वान्या किंवा लेखकांचं नाव सुद्धा अंतोन चेखव, तर तुम्हाला ही नावं आपली देशी वाटणार नाही। कारण ही एक रूसी कहाणी आहे, रूसी साहित्यकाराने लिहिलेली गोष्ट आहे। गोष्ट जरी रूसी असली, कहाणी जरी रूसी असली तरी देखील त्या कहाणीमध्ये जी गोष्ट सांगितलेली आहे ती एका मालकाची आणि नोकराची आहे। मालक आणि नोकर यांच्यामध्ये जे नातं असतं, देश कुठलाही असो, ते नातं सर्वसाधारणपणे सर्वत्र सारखंच असतं। कारण प्रत्येक समाज हा 2 घटकात विभागलेला आहे, एक म्हणजे खूप श्रीमंत आणि गरीब। आणि ह्या विषमतेच्या दरीमुळे आपल्या समाजामध्ये अशा प्रकारच्या घटना घडत असतात। ये जो पाठ है जुलिया, इस पाठ के जो लेखक है अंतोन चेखव जी, इन्होंने इस कहानी के माध्यम से हमें ये बताने की कोशिश की है कि हमारे समाज में जो 2 भाग है, एक तो लोग बहुत गरीब है, अमीर है, और इन 2 लोगों में गरीबी और अमीरी के कारण मालिक जो होता है वो हमेशा नौकर को दबा कर रखता है, दबाने की कोशिश करता है, और अपनी गरीबी के कारण नौकर भी उसका विरोध नहीं कर पाता है। तो मुझे एक वाक्य महात्मा गांधी जी का याद आता है, मी मराठीत तुम्हाला सांगते। गांधीजींनी आपल्या एका पुस्तकात म्हटलेलं आहे की अन्याय करणारा जितका दोषी असतो तितकाच दोषी अन्याय सहन करणारा असतो। आणि याच वाक्यावर, याच तत्वावर महात्मा गांधींनी आपल्या भारतीय स्वातंत्र्याचा लढा लढलेला होता। परंतु होतं काय की बऱ्याचदा नोकर देखील मालकाने त्याला किती दाबण्याचा प्रयत्न केला, किती दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला तरी देखील त्याचा विरोध करत नाही। तो विरोध त्यांनी केला पाहिजे। आपल्यावरचा अन्याय आपणच दूर करू शकतो, सुरुवात आपण स्वतः केली पाहिजे। या गोष्टीकडे या नाटकाच्या रूपाने लेखकांनी काय केलेलं आहे, सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलेलं आहे। या पाठाला सुरुवात करण्या अगोदर मी एक ऑडिओ क्लिप तुम्हाला टाकलेली आहे आणि त्यात सांगितलं होतं की अगोदर तुम्ही ती ऑडिओ क्लिप ऐका। कारण ही जी एकांकिका आहे, ही एकांकिका मी नाट्य रूपाने तुम्हाला ऑडिओ क्लिपच्या माध्यमातून ऐकायला टाकलेली होती। मला खात्री आहे की तुम्ही सर्वांनी ती नक्कीच ऐकलेली असेल। आणि आता आपण पाठाचं थोडंसं विश्लेषण पाहूया। सबसे पहले आप फलक की तरफ ध्यान दीजिए। फलक पर यहाँ पर मैंने जुलिया पाठ का नाम लिखा है, और इस पाठ में जो शब्द है, जो शब्द आप लोगों को जिनके अर्थ मालूम नहीं है, उन शब्दों के अर्थ यहाँ पर लिखे हैं। जैसे कि रूबल, रूबल यानी कि रूस की मुद्रा यानी कि चलन। जैसे कि भारत में रुपया चलता है उस तरह से रूस में रूबल ये चलन चलता है। दूसरा शब्द है निर्मम। निर्मम का मतलब निर्दयी, जिसको किसी की भी दया नहीं आती है उसे हम निर्दयी कहते हैं, उसे ही पाठ में निर्मम कहा गया है। भीरू, भीरू मतलब डरपोक। ये नौकर लोग जो होते हैं मालिक से बहुत ज्यादा डरते हैं, इसलिए उसे डरपोक कहा गया है। बोदा, बोदा यानी कि मूर्ख। अब हम मूर्ख बनते हैं तो कोई भी हमें मूर्ख बना सकता है, तो हमारे अंदर मूर्खता नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस पाठ में बोदा शब्द का प्रयोग किया है। और अंत में जो शब्द है वो है नागा। नागा यानी वो दिन जिस दिन आपने कोई भी काम नहीं किया है। मराठीमध्ये त्याला खाडा म्हणतात। आपल्याकडे मजूर लोकांच्या तोंडी हा शब्द नेहमी असतो की आज खाडा होता आणि त्याच्यामुळे आम्ही कामाला गेलो नाही। त्यानंतर
या पाठातून जी 2 तत्व पुढे आलेली आहेत ती 2 तत्व मुद्दाम म्हणून मी चौकटीत लिहिलेली आहे. डब्बूपना. कोई हमें दबाने की कोशिश क्यों करता है? क्योंकि हमारे अंदर उससे विरोध करने की ताकत नहीं होती है, इसलिए वो हमें दबाता है. वो दब्बूपना इस पाठ में जूलिया के माध्यम से लेखक ने हमें दिखाने की कोशिश की है. और दूसरा तत्व है रीढ़ रहित. रीढ़ रहित मतलब हमारे शरीर के ऊपर ये शब्द निर्भर है. हमारी जो पीठ होती है उस पीठ का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है रीढ़. और अगर रीढ़ की हड्डी न हो तो मनुष्य ठीक ठाक अपने कामकाज नहीं कर सकता, खड़ा नहीं रह सकता, अन्य काम भी नाही कर सकता. आपण मराठीमध्ये त्याला म्हणतो पाठीचा कणा. आणि हाच शब्द कुठेतरी स्वाभिमान या गोष्टीशी जोडला गेलेला आहे. तर प्रत्येक माणसाकडे स्वाभिमान पाहिजे. मराठीत आपण म्हणतो आपला कणा ताठ पाहिजे. उस अर्थ से यहाँ पर रीढ़ रहित शब्द का प्रयोग किया गया है. फिर इस पाठ में हमें कुछ मुहावरे पढ़ने को मिलते हैं, जैसे कि ठग लेना. ठग लेना का मतलब है धोखा देना. धोखा देना. कोई अगर हमें धोखे से हमसे कुछ छीन लेता है, हमें उल्लू बनाता है, तो उसको ठग लेना कहा गया है, यानी कि धोखा देना. और उसी की तरह दूसरा मुहावरा है हड़प लेना. अब हड़प लेना का मतलब क्या होता है? बेईमानी से दूसरे की वस्तु हजम कर जाना. मतलब उससे पहले विश्वास से बातचीत करना, उसको ये विश्वास दिलाना कि ये मेरा दोस्त है, मेरा कुछ भी बुरा नहीं करेगा, लेकिन उसे अपने विश्वास में लेकर फिर धोखा देना, उसे कहा गया है हड़प लेना. तो हम पाठ की तरफ मुड़ते हैं. पाठ मुझे विश्वास है आप सभी ने ये एकांकिका, मैंने जो एकांकी अपने नाट्य रूप में आपके सामने आपके वीडियो पर ऑडियो क्लिप के माध्यम से भेजी थी, आप लोगों ने सब लोगों ने उसे सुना होगा. अगर आपने उसे सुना है तो आपको ये पाठ पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप इस पाठ को समझ लेंगे. तो पाठ की शुरुआत में हमने देखा है कि जो ये गृह स्वामी है, मतलब मालिक है, ये मालिक क्या करते हैं? जूलिया को बुलाते हैं. जूलिया यानी कि उनकी नौकरानी, और उसे कहते हैं कि आओ जूलिया. जब जूलिया आती है तो उसे कहते हैं कि आप जूलिया तुम खड़ी मत रहो, बैठ जाओ. तो शुरुआत तो ऐसे करते हैं कि मानो उन्हें अपनी नौकर की बड़ी चिंता है, उसकी सेहत की बड़ी चिंता है. तो उसे बैठने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ. मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ तुम तो मुझे पैसे नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ. तो देखो, ये मालिक लोग जो होते हैं वो इसी तरह से गोल गोल मोटल बातें करके लोगों को, अपने नौकरों को फंसाते हैं. गृह स्वामी का शुरुआत में जूलिया से जो ये बर्ताव है बातचीत करने का, इससे तो हमें भी ऐसे लगता है कि मालिक को जूलिया की बहुत चिंता है और मालिक खुद जूलिया को पैसे देना चाहते हैं, उसने जो उनके घर पर काम किया है. लेकिन जैसे जैसे हम इस एकांकिका को पढ़ते जाएंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से वो उसे ठग रहे हैं. तो वो कहते हैं कि इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ. हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना. कभी भी हम किसी को काम पर रखते हैं तो तनख्वाह तय होती है. तनख्वाह यानी कि पगार, तो तनख्वाह तय की जाती है. तो जूलिया से कहते हैं कि हमने तुम्हारी तनख्वाह तय की थी. तो कितनी तय की थी? 30 रूबल. तो थोड़े देर जूलिया चुप होती है, लेकिन फिर भी विनीत स्वर में नम्रता से कहती है, जी नहीं मालिक, 40 रूबल. अब ऐसा तो नहीं वो कह सकती मालिक आप झूठ बोल रहे हैं, वो कह नहीं सकती है क्योंकि वो मालिक है. और उनसे वो मालिक कहते हैं, अरे ये देखो, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है, मुझे आदत है डायरी में सब नोट कर रखने की, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ. और ये बात भी है कि मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए
उनकी देखभाल के लिए मैं जब भी कोई गवर्नेंस को रखता हूँ तो उसे 30 रूबल ही महीना दे देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। तो इस तरह से तुमने हमारे यहाँ 2 महीने काम किए हैं, तो 2 महीने के 30 और 30 कितने हो गए? 60 रुपए, सॉरी 60 रूबल। तो जूलिया कहती है, थोड़ी देर रुकती है और दबे स्वर में कहती है। देखो पहले हमने देखा विनीत स्वर में, अब वो बोल रही है दबे स्वर में। ये स्वर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नौकर लोगों के बातचीत करने का तरीका बताते हैं। तो दबे स्वर में वो कहती है, मालिक मैंने आपके घर पर 2 महीने नहीं 2 महीने 5 दिन काम किया है। क्या कह रही हो जूलिया? मालिक कहते हैं, ठीक 2 महीने हुए हैं और हर बार वो उसे यही कहते हैं कि मेरे पास डायरी है, डायरी में मैंने सब लिख रखा है और मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। अब अगर कोई मालिक ऐसे कहता है तो नौकर ये तो नहीं कह सकता हाँ मालिक आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो दबे हुए होते हैं। तो गृह स्वामी भी इसी तरह से जूलिया को कह रहे हैं कि तुमने 60 रूबल तय हुआ है, ये बात ठीक है, लेकिन 2 महीने ही तुमने काम किया है, 2 महीने 5 दिन काम नहीं किया है। अब देखो आगे वो कहते हैं तुमने 2 महीने भी पूरा काम नहीं किया है, क्योंकि 60 रूबल तभी बनते जब महीने में तुमने 1 दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने तो इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया है और सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए तुम ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाना कोई काम नहीं होता है, और इसीलिए इसके अलावा और 3 छुट्टियां भी तुमने ले रखी थी। अब देखो इतवार को हम सभी जानते हैं कि हम किसी भी दफ्तर में काम करते हो या कहीं पर भी काम करते हो, हर किसी को इतवार की छुट्टी तो होती ही है। लेकिन फिर भी ये मालिक जो है, गृहस्वामी जो है, ये जूलिया को छुट्टी नहीं देते हैं। इतवार के दिन भी उनके बच्चों को उसने घुमाने के लिए वो ले गई थी, फिर भी वो कहते हैं कि घुमाना कोई काम नहीं होता है और इसलिए उन्होंने उसे छुट्टी के रूप में पकड़ लिया है और उसने जो अन्य 3 छुट्टियां ली थी उन छुट्टियों में इस छुट्टी को मिला दिया है। अब जूलिया कहती तो क्या कहती, फिर भी दबे स्वर में कहती है, जी आप कहते हैं तो ठीक ही होगा। तो कहते अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां, उन्होंने 2 महीने का हिसाब निकाला, 9 इतवार और 3 छुट्टियां मिलकर हो गए 12 दिन, और यानी कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार था, तुमने सिर्फ वान्या को पढ़ाया, फिर पिछले हफ्ते 3 दिन दांतों में दर्द था तो मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर को छुट्टी दी, तो 12 और 7 19, तुम्हारे 19 नागे हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पर आप लोगों को नागे इस शब्द का अर्थ बताया है। इसका मतलब क्या होता है? तो जिस दिन हम कोई काम नहीं करते हैं उसे नागा कहा जाता है। आपल्या मराठीमध्ये त्याला खडा असं म्हणतात। तो उन्होंने कहा घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं? तो 41। तो अब तुम्हारी तनख्वाह बच गई 41। अब जूलिया की समझ में ये बात तो आ रही थी कि किसी न किसी कारणवश गृह स्वामी उसकी तनख्वाह काटते जा रहे हैं, लेकिन वो उनका विरोध नहीं कर रही है। उसका स्वर दबा हुआ ही है, उसका स्वर धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। उसके मन में डर बैठा हुआ है कि मुझे तनख्वाह कितनी मिलेगी, अब कितनी बचेगी, फिर भी वह उनका विरोध नहीं कर रही है। अब और एक बात होती है, देखो ये मालिक लोग जो होते हैं ये नौकरों से, कारण ये था कि उस चाय की प्याली और प्लेट का पैसा वो जूलिया से वसूल करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं तो मैं ज्यादा नहीं लेकिन इसके 2 रूबल अवश्य काटूंगा। अब देखो उस दिन, ये तो बड़ी मजाक वाली बात उन्होंने कही है कि उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और किसी टहनी की खरोच लगने से मेरे बच्चे का जैकेट फट गया, तो वो कहते उसके मैं ज्यादा नहीं लेकिन 10 रूबल काट लूंगा। तो ऐसे करते करते आगे और एक कारण उन्होंने बताया है कि तुमने ध्यान नहीं दिया और सफाई करने वाली नौकरानी जो है मारिया, उसने वान्या के जूते चुराए। तो इस तरह से
तुम्हारे तनख्वाह से ये सब पैसे कट जाएंगे और जो बच जाएगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब देखो, ये सारी बातें सुनकर जूलिया तो चुप हो गई। तो वो कहते हैं, तुम मेरी बात सुन भी रही हो ना? जूलिया बड़ी मुश्किल से उसे बहुत रोना आ रहा है, क्योंकि कटते कटते अब क्या बचेगा, कितनी तनख्वाह बचेगी ये वो सोच रही है। उसको रोना आ रहा है, लेकिन अपनी रुलाई को दबाते हुए कहती है, जी मैं सुन रही हूँ। तो गृहस्वामी कहते हैं, हाँ ठीक है, तो अब देखो, बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना तुम्हारा काम है, इसी के तो पैसे तुम्हें मिलते हैं। अगर काम में ढील करोगी तो पैसे तो कटेंगे ही। तो जूतों के 5 रूबल और कट गए हैं। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। अब ये तो बात हुई नहीं थी, इसलिए जूलिया झट से कहती है, रोने भी लगती है और कहती, जी नहीं, आपने कुछ नहीं दिया था। तो गृहस्वामी कहते हैं, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज नोट कर रखता हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ये लोग जो बड़े होते हैं, मालिक लोग जो होते हैं, बड़े चालाक होते हैं, बड़े होशियार होते हैं, अपनी बात मनवानी उन्हें बड़ी खूब तरीके से आती है। तो वो कहते हैं, यकीन नहीं है तो मैं डायरी दिखाऊं, क्योंकि अब उन्हें मालूम है जूलिया नौकरानी है और वो कभी नहीं कहेगी कि हाँ मालिक आप डायरी दिखाइए। तो अब तो जूलिया रो रही है, अपने आंसू पोंछ रही है। आंसू पोंछते पोंछते वो कहती है, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिए होंगे नहीं, गृहस्वामी कहते हैं, दिए ही हैं। ठीक है, घटाओ 27, 41 में से, तो अब कितने बचे? 14। देखो कहाँ से बात शुरू हुई थी। बात शुरू हुई थी 80 रूबल से, होते 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 अब सिर्फ बचे हैं 14 रूबल। अब देखो, आंसू पोंछते हुए कांपते आवाज में जूलिया कहती है, वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रही है कि मालिक आपने मुझे कुछ पैसे नहीं दिए थे। तो वो कहना ये चाहती थी कि इससे पहले मैंने मालकिन से सिर्फ एक बार थोड़े से पैसे लिए थे, इसलिए वो कहती है कि मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले हैं और मालकिन ने दिए थे सिर्फ 3 रूबल। अब इसी बात को ये गृहस्वामी किस तरह से मोड़ लेते हैं, देखो वे कहते हैं, अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई नहीं। देखो तुमने बता दिया, अच्छा हुआ, अब मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ और तुम्हारे कटौती में उसे भी जोड़ देता हूँ। हाँ, तो अब 14 में से 3 रूबल कट गए, अब बच गए 11 रूबल। तो गिन लो और ये ले लो तुम्हारे 11। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, जूलिया को कितनी तनख्वाह देनी थी और अब मालिक उसे कितनी तनख्वाह दे रहे हैं। फिर भी इतना कहने के बावजूद कांपते स्वर में अपनी रुलाई को दबाते हुए वो फिर भी कहती है, ठीक है दे दीजिए मालिक, और अंत में एक शब्द का प्रयोग करती है, धन्यवाद। अब देखो, कोई भी एकांकिका हो, कोई भी नाटक हो, कोई भी कहानी हो, उसकी एक मोड़ होती है। कहानी किस जगह पर मोड़ जाती है, इसीलिए तो उसे कहानी कहा जाता है, इसीलिए तो उसे नाटक कहा जाता है। अब तक हमने मालिक और जूलिया में जो संवाद देखा था, ये जो बात हमें दिखाई दे रही थी, ये वास्तव बात नहीं थी, क्योंकि हर मालिक बुरा नहीं होता है। कई मालिकों का नौकरों से बड़ा अच्छा रिश्ता होता है। ये गृहस्वामी नामक जो मालिक है वो बड़े अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने 2 महीने में जूलिया का बर्ताव देखा था। उसे कुछ भी बताया जाए तो जी मालिक, जी मालिक, जी मालिक। मालिक जो कहेगा वही सही है, वो जितना तनख्वाह देगा उतना ही वो ले लेगी। वो जो बात कहेगा उसके पसंद की हो न हो, फिर भी वो उसे अनुमति दे देगी। और इसी कारण जूलिया के इस बर्ताव के कारण मालिक उसे सबक सिखाना चाहते थे, और इसीलिए यहाँ पर गृहस्वामी ने यह नाटक किया था। जैसे ही जूलिया ने कहा, अब हम पाठ की तरफ मुड़ते हैं कि जी आप मुझे 11 रूबल दे दीजिए, धन्यवाद, तो गृहस्वामी का स्वर बदल जाता है। वो ऊंचे स्वर में चिल्ला कर कहते, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। ठग लेना यानी फंसाना।
तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और इसके बावजूद भी तुम चुपचाप मुझे धन्यवाद दे रही हो। फिर भी जूलिया कहती है जी हाँ मालिक। तो गृह स्वामी कहते हैं कितनी बार जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों 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 तुम इतनी दब्बू हो, क्यों हर मालिक की बात मानती हो। तो जूलिया ने जो जवाब दिया था वो भी बड़ा, वो क्या कहती है देखो, क्योंकि इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। देखो 80 रूबल का काम लेकर एक मालिक उसे 11 रूबल दे रहे हैं, फिर भी जूलिया वो खुशी खुशी ले रही है, क्योंकि इसके पहले तो इतना भी पैसा उसे किसी ने नहीं दिया था। तो कितनी लूट की जाती है। या कार्ल मार्क्स ने एक बड़ा ही तत्व बताया गया है कि हमारे समाज में विषमता के कारण ये मालिक लोग और नौकर लोग, इनमें ये जो अमीरी और गरीबी की दरार है दिन ब दिन ये बढ़ती जा रही है और इसी कारण समाज में कई तरह की बुरी घटना भी घटती है। तो इसे हमें हटाना चाहिए, इसे हमें दूर करना चाहिए। और इसीलिए ये कहानी भी उसी मोड़ की है। हर मालिक बुरा नहीं होता है, ऐसे कई मालिक है जिनका नौकरों के साथ रिश्ता बन जाता है और वे उन्हें अपने घर के सदस्यों की तरफ प्यार करते हैं। तो गृह स्वामी भी जूलिया को सिर्फ सबक सिखाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि क्यों तुम हर बार हर किसी की बात मानती हो। तो जूलिया की इस बात पर गृह स्वामी उसे समझाते हैं, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया, ये बात जानकर मुझे दुख नहीं हुआ या अचरज भी नहीं हुआ, क्योंकि जूलिया तुम हर बार हर किसी की बात मान लेती हो और किसी का भी विरोध नहीं करती हो। एक छोटा सा मजाक मैंने तुम्हारे साथ कर लिया क्योंकि मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, लेकिन तुमने मेरा एक बार भी विरोध नहीं किया। ये तुम्हारे 80 रूबल मैं अभी तुम्हें देने वाला हूँ, मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं काटूंगा, मैं पूरी तनख्वाह तुम्हें दूंगा। लेकिन जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू भिरू बोधा बन जाए? कुणी आपल्याला चांगलं म्हणावं, फक्त केवळ चांगलं म्हणावं म्हणून त्याच्या समोरच्या व्यक्तीच्या वाईट गोष्टीचा पण आपण विरोध करायचा नाही का? तो मालिक आहे म्हणून नोकराने त्याची प्रत्येक गोष्ट अगदी सत्यप्रमाणेच मानायची का? तर नाही. जिथे चुकतंय, जिथे नोकरावर अन्याय होतोय, तिथे त्या नोकराने त्याचा काय केला पाहिजे? विरोध केला पाहिजे आणि त्याच्यावर होणारी जी काही जाती आहे ती त्याने काय केली पाहिजे? झुगारली पाहिजे आणि स्वतःचा बचाव केला पाहिजे। या पाठाच्या शेवटीची 4 वाक्य अत्यंत महत्वाची आहेत। त्याच्यात लेखकांनी म्हटलेले कि तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। या 4 शब्दांमध्ये कठोर, तुम्हाला प्रश्न देखील आहे की गद्यांश में आया संसार, हे जग कसं आहे? हे जग कसं आहे? कठोर आहे। इथे कुणाला कुणाचं काहीही पडलेलं नाहीये। दुसरा म्हणजे क्रूर, तुम्हाला कितीही यातना होत असेल तर ते तुमच्याशी क्रूरतेने वागतील, तुम्हाला दया दाखवणार नाही। निर्मम, प्रेम नाहीये कुणाला कुणाविषयी। आणि हृदय आहे शरीरातला तो एक फक्त अवयव आहे, पण भावनेनी जे हृदय असतं ते मात्र जगात कुणाकडे नाहीये। आणि जर तुम्ही अन्याय सहन करत राहाल तर हे जग मात्र तुमच्यावर अन्याय करायलाच बसलेलं आहे। आणि म्हणून शेवटी त्यांनी म्हणलेले, जूलिया तुम्हें लड़ना होगा दांतों और पंजों के साथ, मतलब अपनी शक्ति के साथ। हर किसी के अंदर शक्ति है, उस शक्ति को तुम्हें दिखाना होगा और इस दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए इस संसार में कोई स्थान नहीं। इसीलिए मैंने यहाँ पर दब्बू और रीढ़ रहित ये 2 पाठ के तत्व हैं यहाँ पर अधोरेखित किए हैं, क्योंकि अगर हम दबने वाले हैं तो दुनिया हमें दबाने वाली ही है। और रीढ़ रहित का मतलब अगर हमारे अंदर अपने लिए स्वाभिमान नहीं है तो फिर हम खुद ही अपना सम्मान करना नहीं जानते हैं तो दुनिया क्या हमारा सम्मान करेगी? तो इस तरह से इस संसार से हमें लड़ना होगा। मला खात्री आहे की तुम्हाला हा जूलिया हा पाठ नक्की चांगल्या प्रकारे समजला असेल। मी जी क्लिप टाकलेली होती नाट्यीकरण करून ती अगोदर ऐका,
त्यानंतर ह्या लिंकवर आलेला हा पूर्ण पाठ व्यवस्थित अभ्यासा. शब्दार्थ दिलेले आहेत सगळे या ठिकाणी, आणि जरी यातलं काही अडलं तर तुम्ही नक्की काय करू शकता, मला विचारू शकता. दुसरी गोष्ट म्हणजे आता या पाठाच्या खाली जे प्रश्न आहेत त्याच्यावरती आपण थोडीशी चर्चा देखील केलेली आहे की गद्यांश में आया संसार, वो क्रूर है, कठोर है, निर्मम है, हृदयहीन है. फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया है गृह स्वामी द्वारा जूलिया से माफी मांगने का कारण, क्योंकि उन्होंने उसके साथ क्रूर मजाक किया था. उसके नीचे प्रश्न है गृह स्वामी से जूलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए कहना, क्यों कहा था, क्योंकि खुद को बचाने के लिए. मुहावरे पूछे गए हैं, उनके अर्थ मैंने लिखे. एक नया प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पर शब्द के 2 अर्थ लिखिए. पर का मतलब है लेकिन, और पंख पंछियों के पंख. फिर यहाँ पर जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाला स्वर बताने को कहा गया है. संजाल है और संजाल में 4 उत्तर हमें लिखना है. ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो हर जूलिया जब भी कुछ बात करती है तो उसके बातचीत में, इस एकांकी में, वहां पर उसका स्वर बताया गया है. जैसे कि विनीत स्वर, रोता हुआ स्वर, दबे स्वर, कांपता हुआ स्वर. तो ये उत्तर वहां पर हमें लिखना है. और एक नया प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पाठ में प्रयुक्त अंकों का उपयोग करके मुहावरा लिखिए. कई अंक आए हैं क्योंकि हिसाब जोड़ते जा रहे हैं मालिक. तो यहाँ पर एक मुहावरा ऐसा बन सकता है, एक आंख से देखना, मतलब सबको बराबरी से देखना, समानता से देखना. तो माँ हर अपने सभी बच्चों को एक आंख से देखती है, इस तरह से हम उसका वाक्य में उपयोग भी कर सकते हैं. या दूसरा मुहावरा 2 कौड़ी का होना, मतलब तुच्छ होना. मैं जानता हूं तुम्हारी औकात क्या है, 2 कौड़ी की है. इस तरह से उसका वाक्य में उपयोग होता है. या 30 मार खा बनना. 30 मार खा बनना मतलब अपने को बहुत ही शूरवीर समझना. तो ऐसे कई अंकों से मुहावरे भी आप बना सकते हैं. तो मैंने यहाँ पाठ के नीचे जितने भी सवाल है उनके जवाब आप लोगों को पाठ के माध्यम से बताए हैं. तो आपको इसका 4था गृहपाठ लिखना है. और 4थे गृहपाठ में अभी मैंने जितने सवालों की चर्चा की है उनके जवाब भी ज्यादातर बताए हैं, आपको लिखने हैं. और अंत में मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगी कि जूलिया समझे आप खुद है. आपको भी कभी भी आपके ऊपर अन्याय होता है तो उसका क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए. और आप सभी घर पर हैं, अगर बोर हो रहे हैं तो जिस तरह से मैंने ऑडियो क्लिप बनाई है उस तरह से आप भी अपने भाई बहन को साथ लेकर इस नाटक को बनाइए. हे जे जुलिया पाठाचं नाट्यीकरण मी करून तुम्हाला क्लिप पाठवली आहे, तशी तुम्ही तुमच्या घरातलं कुठलाही एक सदस्य तुमच्या सोबत घ्या, त्याच्याबरोबर नाट्यीकरण करा. 6-7 मिनिटाची ती क्लिप बनतीये आणि नक्की मला पाठवा, म्हणजे तुम्हाला एकांकिकेचा अर्थही कळेल, कहाणीचा अर्थही कळेल. थँक्यू.